गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का 8वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पाठ पर आधारित आपका अंतिम वीडियो लेक्चर है जो 5वां है। टॉपिक आपका दे रखा था कोशिका संरचना एवं पदार्थ। इस पाठ को आपने प्रत्येक पार्टिकल को व्यवस्थित रूप से विस्तार रूप से अध्ययन किया, तब आपको समझ आता है कोशिका किस प्रकार की होती है, कोशिका की क्या भूमिका होती है, कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं, किस भाग के क्या कार्य होते हैं। काफ़ी चीज़ों को आपने एक एक चीज़ को व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास किया और ऐसे उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक वीडियो लेक्चर को आपने देखा होगा और साथ में नोट्स भी बनाते होंगे। तो जितना आप मैटर को अध्ययन करोगे, व्यवस्थित रूप से समझोगे, पढ़ोगे, बार बार देखोगे, तो उससे आपके मैटर में क्या आती है, क्लैरिटी आती है और आपको सीखने की टेंडेंसी क्या होती बढ़ती। तो देखिए आज अपना टॉपिक है, इसी पार्ट के अंदर दे रखा है कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक जीवों में क्या अंतर होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं और यूकैरियोटिक जीव क्या होते हैं, किस प्रकार के जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव ये भी एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, परंतु इसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। जनरली अपन जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें केंद्रक होता है, असंगठित होता है। केंद्रक पूर्ण रूप से संगठित व्यवस्थित नहीं होता है, असंगठित केंद्र पाया जाता है और केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और कोशिका झिल्ली युक्त नहीं होते। साथ में अपन बात ये भी बता सकते हैं केंद्रक असंगठित, केंद्र क्या होगा असंगठित, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है तथा साथ में हम कह सकते हैं कोशिका अनुपस्थित, कोशिका झिल्ली रहित, कोशिका झिल्ली रहित। झिल्ली रहित होते हैं, ठीक है। ये इसकी क्या होगी विशेषता अपन आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोकैरियोटिक जीव को आइडेंटिफाई इस प्रकार से कर सकते हैं कि इनमें केंद्रक असंगठित होता है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और कोशिका झिल्ली रहित होते हैं। कोशिका झिल्ली रहित देखे जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोशिका झिल्ली नहीं देखने को मिलते हैं। तो हम जनरल बातों को देख के बता सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जीवों की अलग अलग विशेषता होती है और उसके आधार पर हम समझ बताते हैं कि जीवों में ये भूमिका के आधार पर ये प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक जीवों के अंतर्गत रखा गया है। जबकि यूकैरियोटिक जीव जितने प्रकार के अपने एनिमल जगत में दिखाई देते हैं वो सारे जीव यूकैरियोटिक के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इसमें बात करें तो यूकैरियोटिक की बात करें जैसे पादप है, मनुष्य है, हाथी है, जितने भी प्रकार के आपके मैक्सिमम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो सारे यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। इन प्राणियों की विशेषता होती है, इनमें केंद्रक संगठित होता है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है और कोशिकांग झिल्ली युक्त पाए जाते हैं और उनमें झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। तो दोनों में अंतर आप डायरेक्ट कह सकते हैं केंद्रक असंगठित, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, कोशिकांग झिल्ली रहित। तो ऐसे 3-4 प्रकार के आप अंतर करके और दो उदाहरण दे दो तो ये हो जाएगा आपका एक व्यवस्थित रूप से तैयार हो जाता है और आप उसको अध्ययन के रूप में दे सकते हैं कि इस प्रकार से हमने स्टडी करने पर पाया कि प्रोकैरियोटिक जीव ये होते हैं और यूकैरियोटिक जीव ये होते हैं। बात दिमाग में रहेगी। आगे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके अगला बिंदु क्या कि पादप कोशिका की अपन ने खोज की और पादप कोशिका को स्टडी होती है। देन पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में काफ़ी समानता होती है और उसके उपरांत कुछ भिन्नता भी देखने को मिलती है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। पादप कोशिका का अध्ययन करने पर क्या क्या देखने को मिलता है उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले जो आपके यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को शॉर्ट में मैंने समझा रखा उसको आप एक बार इसके शॉर्ट ले लीजिए, फिर आगे अपन बढ़ रहे हैं पादप कोशिका की तरफ। पादप कोशिका क्या क्या विशेषता होती है और पादप का अध्ययन करने पर क्या क्या देखने को मिलता है। हो गया होगा इसका शॉर्ट। देखिए आगे आप देखते हैं पादप कोशिका का अध्ययन करने पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में काफ़ी समानता देखने को मिलती है, परंतु उसके उपरांत पादप कोशिका में बड़ी बड़ी रिक्ति का बड़े आकार में रिक्ति पाई जाती है, जिससे पादप में शिथिलता, मुलायम तथा कोमलता देखने को मिलती है।
विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टी को देखने पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में समानता होते हुए भी कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। पादप कोशिका में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जो पौधे को हरा रंग प्रदान करने में विशेष भूमिका निभाती है और साथ साथ में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न भी करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करने में भी कार्य करता है। तो अपन देखते हैं जनरली प्लास्टेट के रूप में क्लोरोफिल होता है। इसमें प्लास्टेट के रूप में, प्लास्टेट एक प्रकार का वर्णक है जो पौधों में देखने को मिलता है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के रूप में है तो उससे क्लोरोफिल बनता है जो पर्णहरित के रूप में पाया जाता है और एक प्रकार के पौधों को हरा रंग प्रदान करने में विशेष भूमिका निभाता है। जबकि दूसरा पाया जाता है लिकोप्लास्ट। कौन सा? लिकोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट टमाटर में पाया जाता है और इसकी वजह से टमाटर का रंग क्या होता है? लाल रंग का टमाटर देखने को मिलता है। तो जनरली अपन देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में किस प्रकार से आइडेंटिफाई अपन करते हैं, तो काफी चीजों को अपन स्टडी करेंगे। अगला अपना जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपकी संपन्न हो जाएगी, उसके जस्ट अगला टॉपिक में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में विस्तार रूप से दोनों में क्या अंतर देखने को मिलता है उसको अपन स्टडी करने जाएंगे। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को आपको बताना है कि पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। आप जानते हैं कि पादप में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में संपन्न होती है और पत्तियां वायुमंडल से CO2 गैस को ऑब्जर्व करती है और उनमें पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित वर्णक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और क्लोरोफिल का मुख्य घटक संगठक तत्व होता है वो आपके मैग्नीशियम तत्व होता है और मैग्नीशियम प्रकाश को ऑब्जर्व करके एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है और पत्तियां CO2 को ऑब्जर्व करती और जड़ें जमीन से जल को ऑब्जर्व करती है और ये सारे पार्टिकल मिलकर पौधे में भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट निर्मित हो जाता है। उस प्रोसेस को आपको बताना जहाँ देखिए तो आपको ध्यान दें क्लोरोफिल का संगठक तत्व कौन सा है। कभी कभार आपको पूछ दे कि क्लोरोफिल का मुख्य संगठक तत्व कौन सा है, उसको अपन स्टडी कर रहे हैं। देखिए क्लोरोफिल का मुख्य संगठक तत्वों की बात करें तो तत्व कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम। कौन से तत्व है? मैग्नीशियम। बात इंपॉर्टेंट दिमाग में अपने शरीर में जैसे लाल रंग में रुधिर पाया जाता है हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य संगठक तत्व कौन सा है? आयरन। कौन सा है? आयरन। रुधिर का रंग क्या होता है? लाल रंग, लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन वर्णक की उपस्थिति से अपने रुधिर का रंग क्या होता है? लाल होता है और पत्तियों का रंग हरा होता है। कारण क्या है? क्लोरोफिल की वजह से, वर्णक की उपस्थिति से। और इसका मुख्य संगठक तत्व है मैग्नीशियम, जबकि इसका मुख्य संगठक तत्व हो जाएगा आपके आयरन। क्या हो जाएगा? आयरन। कभी बार आपको पूछे दिमाग बात नेसेसरी। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की अपन बात कर रहे थे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो आप जनरली जानते हैं क्या होता है कि पत्तियां होती है पौधे पे और पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? हरे रंग के आपके स्पॉट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हरे रंग के स्पॉट देखने को मिलते हैं। साथ में इसमें क्या देखने को मिलते हैं? रंध्र भी होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र वातावरण से CO2 गैस को क्या एब्जॉर्ब करते हैं? इसको CO2 गैस को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है और फिर बाद में प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में सूर्य से लाइट आती और वो क्लोरोफिल में उपस्थित मैग्नीशियम तत्व क्या करता है? सक्रिय करता है और मैग्नीशियम तत्व हाईली एक्टिव होने के कारण एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाएगा और जड़ों से आने वाला पानी
कौन एब्जॉर्ब करती है? जल। जल पानी को एब्जॉर्ब करती है। और जैसे जल यहाँ पे पहुंचता है फिर बाद में सारे संगठित तत्व जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए परनहरित जल, CO2 गैस व प्रकाश, ये सारे मुख्य घटक बताए गए। ये सारे आपस में इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं? आपके पौधों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस चीज को आप जानते भी, तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 6CO2 प्लस जल के अणु, ये इसको बोलते हैं सनलाइट की उपस्थिति में वर्णक होगा तो पौधों क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में आपके बनता है। ये बनता है कार्बोहाइड्रेट पौधों में, ग्लूकोज। वो जो पदार्थ बनाएगा साथ में जलवाष्प निकलती है, कुछ मात्रा में क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस में जनरेट होती है, बता रखी। तो ये जनरली मैंने अभिक्रिया लिखी है, डायरेक्ट आपको ध्यान रखें किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होता है, क्या प्रोसेस होता है, उसको आप व्यवस्थित रूप से सेटिस्फाइड करके आप बता सकते हैं। जैसे 6 जल के अणु थे और 6 CO2 थे, कार्बन के कितने अणु थे? तो 6 सेटिस्फाइड हो गए। 24 हाइड्रोजन अणु है, कितने? 24, तो यहाँ 12 है, तो पीछे कितने रहे? 6 अणु जल के यहाँ पे, तो 12 ये हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं साथ में ऑक्सीजन कितने? 12, कितने हैं? ऑक्सीजन के अणु पार्टिकल निकल रहे हैं, तो ऑक्सीजन के 12, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे निकल जाता है, और साथ में कुछ मात्रा में उसमें अतिरिक्त 5 मतलब कुछ ऑक्सीजन भी ग्रहण करके कुछ मात्रा में निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं? पौधे मुक्त करते हैं। ये प्रोसेस आपने देख सकते हैं और बता दे सकते हैं किस प्रकार से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती हुई बताई गई है। तो आपको ध्यान रहे। अब इम्पोर्टेंट अपना मेन टॉपिक, मेन हेडिंग है आज की, वो है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को आपने पढ़ा। पौधों की पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में किस प्रकार का अंतर होता है उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में तुलनात्मक रूप से अध्ययन एवं अंतर। देखिए, पादप कोशिका एक साइड में और एक साइड में आपने क्या लिया? जंतु। दोनों का अपन तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, क्या देखने मिलता है इसमें? फिर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। तो इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित, कोशिका भित्ति उपस्थित, तो उपस्थिति में प्लस चिन्ह दर्शा ध्यान रखें। तो फिर बाद में ये क्या है? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ये इसमें अनुपस्थित होती है, ये पाई जाती है। उसके बाद में कोशिकांग, काफी कोशिकांग इसमें दोनों में क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग संगठित होते हैं, पॉजिटिव दोनों में। परंतु कुछ देखें तो इसमें देखें तो आप क्या देखने को मिलती है? तारक का अनुपस्थित, तारक का होता है वो इसमें अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें पाया जाता है। इसमें रिक्तिका बड़ी होती है, पादप कोशिका में रिक्तिका क्या होती है? रिक्तिकाएं बड़ी, जबकि इसमें रिक्तिका क्या होती है? छोटी। रिक्तिका क्या होती है? छोटी होती है, ध्यान रखिए। उसके बाद में हम कंपैरिजन आगे बात करें तो इसमें पर्णहरित नामक का एक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पर्णहरित वर्णक पाया जाता है, इसमें उपस्थित होता है पौधों में, और इसमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इसके कारण पौधों का रंग क्या होता है? सफेद होता है, और जबकि इसमें नहीं होने के कारण अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा? अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन जनरली देखते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफी चीजों को अपन तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके बताएं। केंद्र दोनों में संगठित होता है, कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है,
कोशिकांग उपस्थित होते हैं, कुछ कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं और इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो आप ऐसे काफ़ी पॉइंटों को डिस्कस करके बता सकते हैं। और ये आपको एग्जाम में 100% प्रश्न पूछा जाएगा कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बताइए। तो आपको ध्यान रहे कि क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से उपस्थित होती है, उसको आप एक एक चीज़ को व्यवस्थित रूप से समझे, डायग्रामिकल रिप्रेजेंट करके बताएं। तो ये आपको मैटर ऑफ ब्रेन करवाएं। तो इस प्रकार से आपने समझा कि मतलब पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में किस प्रकार का अंतर होता है, उसको आप बता सकते हैं। ये बिंदु आपके पाठ का अंतिम बिंदु था। ये 8वां पाठ आज आपका फिनिश हो रहा है। इस पाठ को व्यवस्थित रूप से प्रत्येक वीडियो लेक्चर को देखें, समझें और ध्यानपूर्वक से पढ़ने का प्रयास कीजिए। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ के उस चीज़ के समस्या का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात ये गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहो, अपना काम करता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।